गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट के क्लास में हम लोगों ने नीड ऑफ स्कूल किया था कि हमें विद्यालय की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, उसके बाद आज हमें करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, विद्यालय का संगठन। ठीक है, तो विद्यालय का संगठन क्या है कि भाई स्कूल जो है वो किस तरह से संगठित किया जाता है, हमें ये देखना है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखते हैं इसके अंदर। कहते हैं वर्तमान युग में शिक्षा की समस्याओं में वृद्धि होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में नई खोजों, प्रवृत्तियों और प्रणालियों का जन्म हुआ। भाई होता क्या है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नई समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो साल दर साल कोई ना कोई नई समस्या उत्पन्न होती रहती है। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हर साल कह लो या वक्त वक्त पर जब भी नीड होती है तो नई खोज होती हैं, नई टेक्निक्स बनाई जाती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, नई प्लान्स प्रणालियां होती हैं। ठीक है, तो करें विद्यालय संगठन भी वर्तमान युग की शैक्षिक आवश्यकता माना जाता है कि विद्यालय संगठन जो है वो आज के टाइम में एक सबसे बड़ी शैक्षिक आवश्यकता है। कुछ समय पहले विद्यालयों की संख्या सीमित थी। भाई कुछ टाइम पहले क्या था कि विद्यालय सीमित थे, भाई इनकी संख्या इतनी बनाई जाएगी, इस क्षेत्र में इतने विद्यालय होंगे। लेकिन हुआ क्या कि विद्यालय में एक ही शिक्षक पढ़ाने का कार्य करता था। अगर हम देखें पुराने ज़माने में गाँव में एक स्कूल था, स्कूल में एक जो है विद्यालय था, विद्यालय में एक ही शिक्षक हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो एक विद्यालय में अनेकों शिक्षक होते हैं। ठीक है, शुल्क जमा करने, डायरी और रजिस्टर बनाने, समय विभाग चक्र बनाने और अनेक पाठ्य अतिरिक्त क्रियाकलापों में हाथ बटाने के कार्यों में तत्कालिक शिक्षक व्यस्त नहीं रहता था। उस समय शिक्षा को बालक का सर्वांगीण विकास करने वाली प्रक्रिया भी नहीं समझा जाता था। कि मतलब पहले के टाइम में हम ये नहीं सोचते थे कि जो एक शिक्षा है, शिक्षा बालक का पूरी तरह से विकास कर सकती है। मतलब पहले ये मानते थे कि शिक्षा के अलावा भी बहुत कुछ है जिससे बच्चे का विकास होता है। करें जनतंत्र प्रणाली को अपनाने के साथ ही भारतीय शिक्षा पर यह संपूर्ण उत्तरदायित्व लादा गया जो कि विद्यालयों की शिक्षा सार्थक और बालक के जीवन में परिवर्तन करने वाली सिद्ध हो। जब लोकतंत्र आया, जब आज़ादी मिलने के बाद जब लोकतंत्र को अपनाया गया तो उसमें ये कहा गया भारत के अंदर कि भारत की जो शिक्षा है उसका ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे की शिक्षा को सार्थक करे और बच्चे के जीवन में बदलाव लेकर आए। स्वतंत्र देश में छात्रों, छात्र शिक्षकों, विद्यालय में नियुक्त क्लर्कों और कर्मचारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से विद्यालय में एक शिक्षक नहीं, अनेकों बच्चे, अनेकों शिक्षक, ठीक है, अनेकों विद्यालय और उनमें क्लर्कों और कर्मचारियों की नियुक्ति होना शुरू हो गया। कक्षा भवनों, वाचनालयों, पुस्तकालयों, क्रीड़ा क्षेत्र, विज्ञान प्रयोगशालाओं और श्रव्य दृश्य सामग्रियों की आदि पर आज बहुत अधिक धनराशि व्यय की जाती है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई विद्यालय के अंदर हर तरह की टेक्निक हो, प्रयोग भी कराए जाएं, प्रयोगशालाएं भी हों, बच्चे खेलने का स्थान भी हो, सुनकर देखने वाली जो कंप्यूटराइज टेक्निक्स होती है उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इन सब चीज़ों पर जो गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ा धनराशि खर्च करती है। करें इन सभी का इस्तेमाल अच्छे ढंग से होता रहे और कार्य करने वाले व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझते रहें, इसके लिए इस विद्यालय संगठन की बहुत अधिक आवश्यकता है। कि मतलब सिर्फ सामान ला देने से बच्चा पढ़ नहीं लेता, उस सामान का सही इस्तेमाल करके सही ढंग से सही व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझता रहे। तो उस चीज़ को समझाने के लिए एक संगठन चाहिए कि वो संगठन वक्त वक्त पर टाइम पर विद्यार्थियों को और शिक्षकों को समझाए कि भाई आपका उत्तरदायित्व क्या है। जिस विद्यालय का संगठन सर्वोत्तम है वही विद्यालय समाज में प्रतिष्ठित है। मतलब जो संगठन अपने विद्यालय की हर जिम्मेदारी को उठाता है सही ढंग से वही विद्यालय प्रतिष्ठित कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं विद्यालय संगठन जो है विद्यालय का दर्पण है। संगठन को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विद्यालय किस तरीके का होगा। अब संगठन का अर्थ क्या है? तो पहला है किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना, किसी भी वस्तु का एक सही तरीके से एक स्केच बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना, किसी वस्तु का आकार तय करना, उसे कार्य स्थिति में लेके आना, संगठन करना और व्यवस्था करना। कि जो आपका विद्यालय संगठन है वो हर चीज़ को व्यवस्थित रखता है। अब संगठन के अर्थ को समझाने के लिए सही तरीके से बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। अब देखते हैं कौन कौन से विद्वान हैं और कौन कौन सी जो हैं परिभाषाएं दी गई हैं। तो पहले हैं वारगोस टी पाल,
ये कहते हैं कि विद्यालय संगठन का प्रमुख आधार उचित वर्गीकरण और श्रम का उचित विभाजन है। आगे ये कहते हैं शिक्षा का कक्षा का कमरे के साथ, छात्रों का पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य विषयों, शिक्षण पद्धतियों के साथ समायोजन होना और समय का उचित विभाजन होना आदि ऐसी बातें हैं जो विद्यालय का संगठित स्वरूप बनाने में सहायक करती हैं। तो उन्होंने कहा कि विद्यालय संगठन का प्रमुख आधार वर्गीकरण है और श्रम है, कि हर इंसान में जो श्रम है, लेबर है, उसको सही ढंग से बांटा जाए। ये कह रहे हैं कि शिक्षा का जो संबंध है वो के कक्षा से है, कक्षा का कमरे से है, कमरे का और छात्रों का पाठ्य विषयों, शिक्षण पद्धतियों के साथ अच्छी तरीके से समायोजन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है विलियम शुल्जे। इनके अनुसार संगठन का मतलब आवश्यक मानवीय साधनों, सामग्री और साज सज्जा की अनेक वस्तुओं को इस प्रकार क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से जुटाना है जिससे वांछित उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति हो सके। तो ये कहते हैं कि जो संगठन है इसका तात्पर्य, इसका मतलब है कि जो भी मानवीय साधन है, जो भी सामग्री उपलब्ध है, जो भी साज सज्जा है, साज सज्जा की जो वस्तुएं हैं उसको इस तरीके से लगाओ कि वो प्रभावी लगे, बच्चा उनसे कुछ सीखे, उनको देखकर जो उद्देश्य हैं उनकी अधिकतम प्राप्ति हो। जो हमने सोचा था कि हाँ भाई हमारा क्या उद्देश्य है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से वो उद्देश्य प्राप्त हो जाए। उसके बाद है उर्बिक। तो वो कहते हैं कि संगठन का मतलब किसी भी कार्य अथवा योजना के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना और उन्हें क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करके विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना है। कि संगठन क्या करता है, किसी भी काम को, योजना के लिए जो भी क्रियाओं का निर्धारण करना है और उन्हें सही तरीके से लगाकर अलग अलग व्यक्तियों को दे देना है। उसके बाद है रायबर्न। तो ये कहते हैं कि गठन से तात्पर्य वो व्यवहारिक साधन हैं जिन्हें हम इस निश्चय के साथ अपनाते हैं कि प्रयुक्त कार्य योजना हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने में अधिकतम सहायक और बच्चों के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद हो। ये सही कह रहे हैं, जो भी हम योजना बना रहे हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, वो बच्चों के लिए सबसे अधिक लाभप्रद हो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो, बच्चों को हो। उसके बाद है एल्सब्री। वो कहते हैं कि वो कहता है स्कूल गठन शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। कि जो स्कूल का गठन है वो शिक्षा के सिद्धांत का सबसे प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। कि भाई जो स्कूल का गठन है वो शिक्षा सिद्धांत को दिखाता है। अब स्टीड कहते हैं कि प्रोफेसर H.G. स्टीड ने गठन को ऐसा अभिकरण माना है जिसके द्वारा हम वांछित उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। गठन जो है वो ऐसा एक साधन है, मान लो, जिसके द्वारा कोई भी उद्देश्य, जो भी वांछित उद्देश्य है, हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं, सबका अपने तरीके से सोचना है। ठीक है। तो उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये जो परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं उनसे ये बिल्कुल साफ हो जाता है एक ढांचे या कार्य की रूपरेखा अथवा व्यवस्था। तो क्या कह रहे हैं ये कि संगठन एक ढांचा या कार्य की रूपरेखा और व्यवस्था है जिससे हमें एक साधन के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। संगठन जो है वो एक संसाधन है हमारे लिए, क्योंकि यह स्वयं में एक साध्य नहीं है, बल्कि साध्य की प्राप्ति के लिए इस ढांचे या कार्य और रूपरेखा या व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था स्थापित करने की प्रक्रिया भी हो सकती है। कि मतलब ये उद्देश्य नहीं है हमारा। संगठन जो है, संगठन जस्ट एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साध्य की प्राप्ति के लिए नई व्यवस्था भी बन सकती है, ये परमानेंट नहीं होती है। तो ये कहा गया गठन का अर्थ सुगठित संस्था, कार्यविधि, ढांचा या कार्य प्रबंध है। स्कूल गठन नियमीकरण की प्रक्रिया वस्तुओं और मनुष्य के प्रबंध और अन्य कार्य सुविधाओं में संबंधित है। जो स्कूल गठन की जो नियमीकरण की प्रक्रिया है, जो नियम बनाने की प्रक्रिया है, वस्तु और मनुष्य के प्रबंध, मतलब जो आपके पास मटेरियल है वो, और जो मनुष्य हैं उनको प्रबंधित करना, और बाकी कार्य जो हैं वो अच्छी विधाओं से संबंधित है। अब 3 तत्व ऐसे होते हैं जो संगठन को बनाने में महत्वपूर्ण है। पहला है भौतिक वस्तुओं का गठन। क्या है वह इसके अंदर? तो कह रहे हैं भौतिक वस्तुओं के गठन का मतलब है कि प्रत्येक सुविधा का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए और किसी प्रकार का अपव्यय ना हो, मतलब बेकार का खर्चा ना हो। जितना भी खर्चा हो रहा है वो सही जगह लगाना चाहिए। इसमें हमें भवन बनवाना है, फर्नीचर, आवश्यक उपकरण, पुस्तकालय, कार्यशाला, संग्रहालय, कक्ष इन सब को शामिल किया गया है।
दूसरा है मनुष्य का गठन, कि मनुष्य का गठन से मतलब क्या कि संबंधित व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रबंध करना है कि आयोजित प्रक्रिया के अनुरूप अपनी योग्यताओं और शक्तियों को संतुलित रूप से वांछित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सके। मतलब जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं उससे हमें वांछित उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, बेकार में कोई प्रक्रिया ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर उन व्यक्तियों को हम संगठित करते हैं जो शिक्षा क्रिया के साथ अच्छे ढंग से व्यवस्थित हों, संबंधित हों। उसके बाद है विचारों और सिद्धांतों का गठन। तो करें गठन से संबंधित इस तत्व में हम स्कूल विधि, समय सूची, उपलब्धियों के आधार, पाठ्य क्रियाओं और सह पाठ्य क्रियाओं में विचारों और सिद्धांतों को शामिल करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो भी हम संगठन बना रहे हैं उसमें जितने भी विचार और सिद्धांत शामिल होंगे वो सब स्कूल, समय सूची, उपलब्धि और पाठ्य क्रियाओं और सह पाठ्य क्रियाओं में से संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं था गठन का संबंध विधिवत प्रबंध करने से, मतलब जो भी आप गठन कर रहे हो उसकी एक विधि होनी चाहिए और विधि के अनुसार सारे प्रबंध करे जाने चाहिए, और विधि ऐसी हो जिससे कि जितना जो भी आपका कार्यक्रम है उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। तो कह रहे हैं हमारा समूचा सामाजिक ढांचा अपने गठित रूप में ही विद्यमान है। जो सामाजिक ढांचा बनाया गया है वो पहले से ही लिखा गया है। स्कूल गठन स्कूल की क्रियाओं को नियमित रूप प्रदान करता है। जो स्कूल का गठन है वो स्कूल में होने वाली सभी क्रियाओं को नियमित रूप प्रदान करता, मतलब जो रोज की जा सके, और कार्य कुशल संपादन को संभव बनाता है। कह रहे हैं अच्छा गठन प्रयास की एकता, कार्यकुशलता, सद्भावना और साधनों के उचित प्रयोग को सुरक्षित बनाता है। जो एक मान लो कि संगठन अच्छा बना है तो अच्छा गठन जो है वो सब में एकता बनाए रखेगा, कार्य में कुशलता लाएगा, सबके लिए अच्छे विचार रखेगा और साधनों का उचित इस्तेमाल करेगा। उचित गठन के बिना अराजकता फैल सकती है। अगर गठन अच्छा नहीं है, सारे जो नियम हैं, जो पद्धतियां हैं वो सब फेल हैं, और प्रयास क्या होगा, समय भी खराब होगा, प्रयास भी खराब होंगे, वस्तुओं का भी अपव्यय होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं स्कूल गठन से मतलब क्या है, संस्थान की स्थापना, एक है संस्थान बनाया जाए जहां से हमें उद्देश्य की प्राप्ति हो। स्कूल स्थापित करने के लिए भूमि अर्जन, कक्षाओं के लिए फंड उपलब्ध करवाना, स्कूल में भर्ती करने वाले विद्यालयों पर विचार करना, विद्यार्थियों पर विचार करना और शिक्षकों के चुनाव आदि पर बल दिया जाता है। कि स्कूल स्थापना के वक्त भी अगर मान लो आपका अपना एक स्कूल खोल रहे हो तो क्या देखोगे, जमीन अच्छी होनी चाहिए, कक्षाएं अच्छी बनाई गई, कक्षाओं में फंड अच्छा हो, ठीक है, विद्यार्थियों पर विचार हो, और जो आपके शिक्षक हैं वो सबसे बेस्ट हो। तो क्या सबसे पहले स्थापना योजनाबद्ध क्रम से होती है। भाई पहले आप योजना बनाएंगे ताकि सुचारू रूप से जो काम है आपका चल सके। उसके बाद प्रशासन होता है जिसका संबंध स्कूल की क्रियाशीलता से होता है। प्रशासन जो है वह स्कूल की क्रियाशीलता को देखकर काम करता है। ठीक है भाई, तो ये एक टॉपिक था कि स्कूल में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे बनती है, किसने क्या मत दिए हैं, किसने क्या परिभाषा दी है, ठीक है, वो परिभाषा कहाँ तक सार्थक है, ठीक, कौन कौन से तत्व जो हैं वो ज़रूरी हैं गठन के लिए। तो हमने 3 तत्व पढ़े थे, भौतिक वस्तुओं का गठन, मनुष्य का गठन, विचारों और सिद्धांतों का गठन। जितने भी आप डेफिनेशंस पढ़ते हैं, परिभाषाएं पढ़ते हैं, वो सब आपको एज इट इज़ लर्न करनी होती हैं, क्योंकि ये सब इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं। जिन भी विद्वानों ने अपनी स्टेटमेंट दी है, आप उस स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी मटेरियल लिखा गया है उसको आप अपनी भाषा में ढाल कर लिख सकते हैं, उसमें कोई भी आपको रुकेगा टुकेगा नहीं, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, जो यहाँ पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक जो है वो है पर्पस ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, कि उद्देश्य क्या है स्कूल को ऑर्गेनाइज करने का। स्कूल संगठन के उद्देश्य, अब देखते हैं क्या लिखते हैं इसके अंदर। कह रहे हैं स्कूल संगठन का सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य समाज द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक से अधिक सहायता करना है। जो समाज द्वारा निर्धारित किया गया शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहले हमें उसे प्राप्त करना है। ठीक है, और उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता का सूचक है विद्यार्थियों का सर्वोन्मुखी और अधिकतम विकास की। अगर जो उद्देश्य है वो सही तरीके से प्राप्त हुई है, हम सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसका हमें अगर आकलन करना है तो कैसे करेंगे कि विद्यार्थी जो हैं वो सर्वोन्मुखी हों और उनका विकास अधिकतम हुआ हो। ठीक है, सर्वोन्मुखी मतलब विद्यार्थी हर दिशा में पारंगत हो। देखिए जरा कौन कौन से उद्देश्य हैं।
पहला उद्देश्य है कि स्कूल संचालन और शैक्षिक कार्यक्रमों के विभिन्न अंगों में सुखद और उपयोगी संबंध स्थापित करना। संचालन है और शैक्षिक कार्यक्रम के अलग अलग अंग हैं, उसमें सब सुखी हों और उपयोगी संबंध उनके बीच में स्थापित, ताकि जो बच्चा है उसको भली भांति शिक्षा दी जा सके। अगर मान लो स्कूल का जो एक संचालन है और जो शिक्षक हैं उनमें ही बहस चलती रहती है, उनमें आपस में नहीं बनती है, तो बच्चे का विकास कहाँ से होगा। स्कूल में शैक्षिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन विद्यार्थियों, अध्यापकों, समुदाय, अभिभावकगण, शिक्षा अधिकारियों के पारस्परिक अच्छे संबंध का पर्याप्त मात्रा में निर्भर करता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो कार्यक्रम शिक्षा के लिए कराए जा रहे हैं स्कूल के अंदर, उनको अच्छे ढंग से करवाना, उनको ढंग से आयोजित करना, जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो भी आपकी सोसाइटी है, जो पेरेंट्स हैं, शिक्षा के अधिकारी, उन सब के बीच के जो पारस्परिक संबंध हैं उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा पाठ्यक्रमों, सहपाठ्य क्रियाओं, टाइम टेबल, ये सब तत्व में समन्वय और संतुलन स्थापित करना भी स्कूल संचालन के कार्यकुशलता और महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। क्योंकि टाइम टेबल हम पढ़ा रहे हैं, जो पीरियड्स लग रहे हैं वो हर सब्जेक्ट्स के लगे ना, ये नहीं कि भाई 2 के लग रहे हैं 2 के नहीं लग रहे हैं, इस तरीके से ना हो। टाइम टेबल बहुत संतुलित होना चाहिए। स्कूल संगठन का एक उद्देश्य उपयुक्त अच्छे संबंध स्थापित करना, विभिन्न तत्वों में संतुलन बनाए रखना भी। ठीक है भाई, तो सबके बीच में जो संबंध हैं वो संतुलित हों और अच्छे हों, झगड़े ना हो स्कूल के अंदर। स्कूल जो है वो घर की कहानी ना बन जाए। ठीक है ना, जो हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं वो स्कूल में नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं दूसरा उद्देश्य क्या है। तो कह रहे हैं संगठन का दूसरा उद्देश्य स्कूल और समुदाय के पास उपलब्ध समस्त मानव शक्तियों और अन्य साधनों का विद्यार्थियों के अधिकतम लाभ के लिए उपयोग करना है। कि जितने भी स्कूल समुदाय के पास शक्तियां हैं, मानव शक्तियां हैं, संसाधन हैं, उन सब का इस्तेमाल आप विद्यार्थियों के लाभ के लिए करेंगे। ऐसा एक सुनियोजन कार्यक्रम के द्वारा भी संभव हो सकता है। मतलब अगर आपको ये उपलब्ध करवाना है, बच्चों को ये सफलता पानी है कि भाई जितनी भी मानव शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल विद्यार्थियों के लिए हो, तो इसके लिए एक अच्छा नियोजित कार्यक्रम होना चाहिए। कह रहे हैं सुनियोजन से उपयुक्त व्यक्तियों और साधनों के अपव्यय को कम से कम किया जा सकता है। अगर हर चीज़ को हम एक विधि में बांट देंगे, अगर एक सबको क्रम में लगा देंगे, तो हमें पता है कि हमें एक के बाद दूसरा क्या काम करना है। लेकिन अगर कभी भी कोई भी काम चल रहा है तो उस पर खर्चा ज़्यादा होता है, तो हमें खर्चे को कम से कम करना है। कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक लाभ कमाना है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों का विकास करना है। तीसरा है स्कूल संचालन के कार्य को सरल और उलझन रहित बनाना संगठन का एक अन्य अभिष्ट उद्देश्य है। मतलब जो संचालन है उसका काम क्या है, जो संगठन बनाया गया था उसके बारे में पढ़ा अभी हम लोगों ने कि स्कूल का संगठन, उसका एक महत्वपूर्ण काम ये भी है कि जो स्कूल का संचालन है उसका काम को सिंपल बनाएं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस ना आए, जटिलताएं ना आए उसके अंदर। स्कूल का वर्तमान स्वरूप और कार्यप्रणाली अपने आप में इतने जटिल हो गए हैं कि स्कूल संगठन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए एक खुली चुनौती का काम करते हैं। मतलब आज की तारीख में जो संचालन है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि संगठन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरीके से संचालन को आसान करें। उन्हें वर्गीकरण, प्रवेश, अनुशासन, दैनिक कक्षा शिक्षण, कार्य निरीक्षण और सह पाठ्य क्रियाओं के आयोजन संबंधी कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाई उनको स्कूल चलाना है, उनको प्रवेश भी देखना है बच्चों का, उसमें हर रोज़ की जो शिक्षा पद्धति है उसको भी संभालना है, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं वो सब देखना होता है, जिनका हल केवल अच्छे स्कूल संगठन में ही संभव है। स्कूल संगठन का यह उद्देश्य रहता है स्कूल संचालन जितना उलझन रहित और सरल हो सके उतना ही अच्छा है। मतलब सिंपलिसिटी हो हर चीज़ में। फिर कह रहे हैं कि वर्तमान समाज में बड़ी तीव्र गति कि आज का जो समाज है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, नए जीवन मूल्य स्थापित होते जा रहे हैं। कुछ जीवन मूल्य तो हमारे जीवन का स्थायी अंग बन रहे हैं। समाज में टाइम पर बदलाव आते ही रहते हैं और वो बदलाव बहुत तेजी से आते हैं। तो कह जैसे कि प्रजातांत्रिक विचारधारा और कार्यविधि विचारधारा तो भैया मनुष्य की कि भाई जो यंग जनरेशन आ रही है उसकी विचारधारा पुरानी जनरेशन से बहुत अलग है। तो उस विचारधारा को भी हमें हमारी प्रणाली में समायोजित करना है।
कह रहे हैं आज नई पीढ़ी में इन जीवन मूल्यों को विकसित करने का काम स्कूलों का है। भाई जो एक नया एक यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसमें जो जीवन के मूल्य हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसको डेवलप करना स्कूल का काम है, ना कि पेरेंट्स का। शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों का उपयुक्त साधन माना गया है कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके द्वारा समाज में बदलाव लाया सकता है। जो रूढ़िवादिता है समाज को उसको खत्म करने का एक हथियार है, वो क्या है? शिक्षा है। और इस उत्तरदायित्व को निभाने का काम किसका है? संगठन का है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान परिचित परंपराओं, कार्य प्रणालियों, विचारधाराओं का इस्तेमाल के प्रयोग के आधार पर सुरक्षित रखना और उनका परित्याग करना भी स्कूल संगठन का उद्देश्य है। मतलब वो क्रिया प्रणाली जो अब सही नहीं है, अब ज़रूरी नहीं है स्कूल के बच्चों के लिए, उनका परित्याग करना और नई प्रणालियों को बनाना और उसे लागू करवाना, ये सब संगठन का काम होता है। परंपरागत और नवीन जीवन मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना, मतलब हमें अपनी परंपराओं को भी नहीं भूलना है। जो हमारी एक भारत की जो एक परंपरा है उसको बनाते हुए एक नए जीवन के मूल्यों को चलाना है। मतलब दोनों में जो रिलेशन है वो स्थापित करना है। 5वां क्या है देखें जरा। क्या? शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुचित वातावरण तैयार करना है और स्कूल संगठन का अन्य एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य के अनुसार स्कूल की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि ये ऐसे कार्यक्रम बनाए जो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। मतलब जो भी कार्यक्रम बनाए जाएं वो सब शिक्षा प्रदान करें, बच्चों को शिक्षा में बढ़ोतरी करें, बच्चों का विकास करें। इसके लिए स्कूल संगठन उन सब पाठ्य एवं सहपाठ्य क्रियाओं और अन्य शैक्षिक अनुभवों का विवरण तैयार करता है जिससे स्कूल उपयुक्त शिक्षा में कार्य कर सके। ठीक है भाई। 6th पॉइंट क्या लिखते हैं कि विश्वसनीय और निरंतर मूल्यांकन की व्यवस्था करना भी स्कूल संगठन का उद्देश्य है कि एक ऐसा व्यवस्था करें जिसका मूल्यांकन हो सके हर निरंतर, वक्त पर, और वो विश्वसनीय हो, वो ट्रस्टवर्दी हो। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। भाई मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। भाई मान लो बच्चे को पढ़ा दिया लेकिन आपने टेस्ट नहीं किया, बच्चे को वो आया नहीं आया, तो क्या फायदा? क्या पता बच्चे को आया नहीं आया, हम क्या जानते हैं। जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे बच्चों में, हम भाई मूल्यांकन सिर्फ बच्चों को मार्क्स देने के लिए नहीं होता है। मूल्यांकन से ये पता लगता है कि बच्चे में और कितना विकास हो सकता है और बच्चा कितना विकसित हुआ है। ठीक है भाई। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन प्रक्रिया को परीक्षा प्रणाली से विभिन्न विचारधारा पर आधारित किया गया है। किसी विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा प्रणाली के विपरीत मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है जो स्कूल की कार्यकुशलता से अधिक विश्वसनीय बनाने में है। अभी देखो क्या नाम है कि जो मूल्यांकन है वो सिर्फ एग्जामिनेशन से नहीं होता है। हर रोज क्लास में पढ़ाते वक्त जब टीचर क्वेश्चन पूछता है बच्चों से और बच्चे अपने अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं, तो उस टाइम पर भी बच्चों का जो एक मूल्यांकन है वो होता है कि हमने जो पाठ पढ़ाया है, जो बच्चों को हमने शिक्षा दी है, क्या उसका उद्देश्य पूर्ण हुआ है। अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है, उस चैप्टर में मुझे मॉरल वैल्यू सिखानी है, बच्चों को मौलिक तत्व सिखाने हैं, तो क्या वो बच्चे में डेवलप हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। इसलिए हम पाठ के बीच में ही बच्चों से प्रश्न पूछते रहते हैं। अब पी रैन नामक विद्वानों के शब्दों में स्कूल संगठन का उद्देश्य जो है वो इस प्रकार से है कि पहला छात्र को लाभान्वित करने के लिए स्कूल का संगठन करना, उसकी शक्तियों को प्रशिक्षित करना, उसके दृष्टिकोण को विस्तृत करना, उसके मस्तिष्क को विकसित करना, उसके चरित्र का निर्माण करना, उसके सौंदर्यानुभूति की शक्ति का विकास करना। तो पी रैन जो विद्वान थे उनके अनुसार स्कूल के संगठन के ये 6 उद्देश्य हैं जिसकी पूर्ति स्कूल संगठन को करनी ही होगी, तभी छात्र जो है वो विकसित हो पाएगा। अगर आप देखें तो इन 6 पॉइंट में वो सारे उद्देश्य हैं जो बच्चे के लिए जरूरी हैं। हमारा जो सिस्टम है पूरी तरह से बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, स्कूल के या टीचर के या संगठन के इर्द गिर्द नहीं है। संगठन है बच्चों के लिए, स्कूल है बच्चों के लिए, कार्य प्रणाली है वो भी बच्चों के लिए। तो कार्य प्रणाली ऐसी हो जहां पर बच्चे स्वयं भी कुछ करें, बच्चे स्वयं अपना विकास कर सकें। आप जो हैं बस बच्चों की विकास में सहायता करने वाले बनने चाहिए। जो संगठन है, जो कार्य प्रणालियां हैं, जो शिक्षक हैं, वो बच्चे के विकास में सहायता करती हैं। आगे देखते हैं, 2 पॉइंट और हैं। क्या पॉइंट है देखें।
7वां पॉइंट कहता है कि उसके शारीरिक विकास के साथ उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना और स्वास्थ्यप्रद शक्ति प्रदान करना। कि शारीरिक विकास के साथ व्यक्तित्व का भी निर्माण हो, उसके स्वास्थ्य को शक्ति मिले, उसको इस योग्य बनाना है जिससे वह अपने कर्तव्यों का पालन के लिए तत्पर रहे। कि मतलब उसको इतना विकसित करना है, उसको इतना विकासशील बनाना है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहे। ठीक है, तो स्कूल संगठन जो है उसका उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व के विकास और समाज को प्रगतिशील बनाने के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए भी है। मानवता भलाई हेतु त्याग की भावना का विकास होना चाहिए। ये सारे उद्देश्य एक संगठन के होते हैं जो बालक के प्रति उसको निभाने होते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे आज के 2 टॉपिक जो हमने पढ़े। पहला था स्कूल संगठन और दूसरा था उसके उद्देश्य, ज़रूरत क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है भाई, तो ये 2 टॉपिक आज आप क्लियर कर लेंगे। कल हम जो है वो पढ़ेंगे स्कूल संगठन की विशेषताएं की क्या क्या विशेषताएं हैं और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की। अभी तक जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। अगर फिर भी कोई टॉपिक रहता है जो क्लियर नहीं है, बेटा आप मुझसे पूछ लेंगे, कोई भी डाउट रखे नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, ठीक है, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, बट कंफर्म किसी को नहीं होता। ठीक है ना, हर साल वही क्वेश्चंस वैसे रिपीट होते हैं जो आते रहते हैं सालों में, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ पढ़ाई जो करनी है, हमें खाली एग्जाम के लिए नहीं करनी है। हमारी पढ़ाई का उद्देश्य भी ये हो कि हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। कल को जब हम जाएं स्कूल में पढ़ाने के लिए तो हम अपनी शिक्षा का इस्तेमाल और बच्चों के विकास के लिए लगा सकें। ठीक है, आज आप इतना क्लियर कर लें, अपने नोट्स बना लें इसमें। ठीक है, थैंक यू।